जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि भारत के जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक उनका पारंपरिक, उनका धार्मिक एक आस्था होती है जो होती है हज यात्रा। हज यात्रा को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम ये भी चर्चा करेंगे कि भारत का अगर कोई मुस्लिम या मुस्लिम महिला भारत से हज यात्रा के लिए जाती है या जाता है तो उसको क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून है और किस प्रकार से कितने खर्च आते हैं, कहाँ पर कितने खर्च आते हैं, किस प्रकार से उसे रहने का स्थान होता है और किस प्रकार से वो भारत से मक्का तक का सफ़र करता है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हज यात्रा क्या होता है, जिनको नहीं पता है। हज जो होता है, हज सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का की एक धार्मिक यात्रा है जो उन सभी सक्षम मुसलमानों के लिए अनिवार्य है जो इसे वहन कर सकते हैं। यह इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और इसे मुस्लिम धार्मिक जीवन का एक केंद्रीय हिस्सा माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि मुसलमान व्यक्ति अगर जीवन में अगर उसका सामर्थ्य हो तो एक बार जरूर यहाँ यात्रा पर पहुँचे। इसके 5 स्तंभ बताए गए हैं। पहला स्तंभ है शहादा। शहादा का तात्पर्य होता है विश्वास। विश्वास का मतलब ईश्वर की एकता में विश्वास की घोषणा और मोहम्मद को ईश्वर के पैगंबर के रूप में स्वीकार करना, यानी कि उनके जो इष्ट है मोहम्मद साहब, उनको पैगंबर के रूप में स्वीकार कर लेना, ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लेना। दूसरा होता है सलाह। सलाह का मतलब होता है प्रार्थना करना। जैसे हिंदू रीति रिवाजों में पूजा पाठ किया जाता है, उसी प्रकार से मुस्लिम कल्चर में सलाह होती है, जिसे हिंदी में प्रार्थना के नाम से हम समझ सकते हैं। मक्का में काबा की ओर मुख करके 5 दैनिक प्रार्थनाएं करना ही सलाह कहलाती है, यानी कि जो नमाज अदा की जाती है उन्हें सलाह के नाम से हम जानते हैं। अब बात करते हैं जकात। जकात सभी धर्मों के लिए एक विशेष व्यवस्था होती है जिसमें अपने जीवन की कमाई के कुछ हिस्सों को दान करना या अपने घर से कुछ अनाज हुआ, पैसा हुआ, धन हुआ, ज़रूरतमंदों में दान करना, उसे जकात कहते हैं। यानी कि जकात का तात्पर्य अगर हम जानेंगे तो इसे हिंदी में दान के नाम से हम जानते हैं। चौथे की बात करेंगे तो चौथा जो है सवाम है। सवाम का मतलब होता है उपवास करना। उपवास का मतलब कि आप किसी निश्चित दिन पर या किसी निश्चित समय जो आपके धार्मिक अनुष्ठान है उनके अनुसार आप उपवास रखेंगे और उपवास के दौरान आप जो विधि विधान है उसके हिसाब से या तो आप भूखे रहकर या समय अनुसार जो भी चीज़ें फलहार होता है उनको करके आप उपवास करेंगे। तो जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं वो सवाम करते हैं। सवाम का मतलब उपवास होता है और ये रमज़ान के महीने के दौरान उपवास करना सवाम कहलाता है। हज जो है ये 5वां और अंतिम है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जिसे मुस्लिम धर्म में बहुत ही ज़्यादा मान्यता प्रदान की जाती है। हज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। जैसे आप देखते होंगे कि हिंदू परंपरा में लोग बहुत सारे धार्मिक स्थलों पे जाते हैं। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में जैसे बनारस, अयोध्या और हरिद्वार ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं। काशी विश्वनाथ हुआ, वाराणसी का। तो इस तरीके से ये जो धार्मिक स्थान होते हैं इनकी यात्रा करना, लोगों को वहाँ पे जाना और अपने इष्ट देवों को, अपने पूर्वजों को याद करना, इस प्रकार की जो मान्यता होती है इसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। और हज को हिंदी में तीर्थ यात्रा के नाम से जाना जाता है। अब हज को क्या कहते हैं, किस प्रकार से इसका काम होता है, अगर हम बात करें तो हज कहाँ पर किया जाता है। जैसे हम हिंदू परंपरा की बात की तो हमने बताया कि अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, इन सब जगहों पर जाकर लोग पूजा पाठ करते हैं। उत्तराखंड चले जाते हैं, हिमालय चले जाते हैं। और हम सिख धर्म की बात करें तो वो गुरुद्वारे जाते हैं और ईसाई धर्म की बात करें तो वो अपने चर्च में जाते हैं, जो उनके प्रसिद्ध चर्च होते हैं। ऐसी यात्राएं करते रहते हैं। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं ये तीर्थ यात्रा के लिए इनका एक फिक्स स्थान होता है। इसमें ये बताया जाता है कि यदि कोई शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम है तो जीवन में कम से कम एक बार पवित्र शहर मक्का की यात्रा करनी चाहिए। मक्का कहाँ है उसके बारे में भी हम आगे आपसे बात करेंगे। हज जो होता है इस्लामिक महीने धू अल हिज्जा के दौरान होता है और इसमें कई अनुष्ठान शामिल होते हैं। धू अल हिज्जा इस्लामी कैलेंडर का 12वां और अंतिम महीना होता है। इसे इस्लामी वर्ष में सबसे पवित्र और पाक महीनों में से एक माना जाता है और इसे नवीनीकरण, आध्यात्मिक विकास और प्रतिबिंब के समय के रूप में भी देखा जाता है और इसे ईश्वर के साथ अधिक निकटता के लिए प्रयास करने का एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है।
हज में भाग लेना ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने और आध्यात्मिक योग्यता अर्जित करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है और यह कई मुसलमानों के लिए बहुत गर्व और प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि भारत से जो हज यात्रा के लिए लोग जाते हैं तो भारत द्वारा हज यात्रा को कैसे बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम देशों में से अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करेंगे तो भारत में ही जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे पायदान पर मुस्लिम समुदाय से लोग आते हैं और उन्हें भारत सरकार द्वारा हज यात्रा के लिए सब्सिडी वगैरह भी दी जाती है, जिनकी चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं। और किस प्रकार से भारत सरकार उनके धार्मिक हितों की रक्षा करने के लिए संवैधानिक रूप से हज यात्रा में मदद करता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और कुछ लोग अपने खुद के पैसे पर यानी कि पर्सनल जाते हैं, प्राइवेट विमानों से जाते हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत में हज यात्रा आयोजित करने वाला नोडल मंत्रालय होता है। भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए हज यात्रा या तो भारतीय हज समिति, जिसे हम HCOI के माध्यम से आयोजित की जाती है, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक संगठन है। यह मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित हज समूह आयोजकों, जिन्हें हम HGO के नाम से जानते हैं, के माध्यम से आयोजित की जाती है। इसके अलावा हज यात्रा को विभिन्न धार्मिक संगठनों, इस्लामी सांस्कृतिक केंद्रों और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा भी बढ़ावा दिया जाता है। भारत ने सऊदी अरब के साथ हज 2023 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अनुसार कुल 1,75,025 भारतीय हज यात्री हज कर सकेंगे, जो कथित तौर पर इतिहास में अब तक का सबसे अधिक डाटा निकल के आता है कि सबसे अधिक लोगों को इस समय भारत हज यात्रा के लिए भेज रहा है, लाखों की संख्या में। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इसमें सब्सिडी या किस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा मदद की जा रही है। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो सक्षम नहीं है कि वो हज यात्रा में जा सके, उनकी मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कई चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिनमें एक है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक नई हज नीति जो 2023 में घोषित की थी, उसके अनुसार अगर हम बात करेंगे तो जिसके तहत आवेदन पत्र मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी कि जो आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो फ्री हो जाएगा। और प्रति तीर्थ यात्री पैकेज लागत 50,000 रुपये कम कर दी गई है, यानी कि आपको 50 रुपये की इसमें सब्सिडी प्रदान की जा रही है। 50,000 रुपये की कटौती मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा के मानदंडों में छूट के रूप में आती है। पहले एक हज यात्री को 2,100 सऊदी रियाल के बराबर राशि लगभग 44,000 रुपये जमा करनी होती थी, जिसे विदेशी मुद्रा के लिए हज समिति को प्रस्तुत किया जाता था। अब इसमें 50,000 रुपये की कटौती की जा रही है। जैसा कि हमने हज यात्रा के बारे में सारी जानकारी ले ली है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि जो 50,000 सब्सिडी दी गई है तो टोटल कितना खर्च आता है जो अनुमानित माना जाता है। तो बता दें कि इस्लाम धर्म में कहा गया है कि हर शख्स को ज़िंदगी में एक बार हज यात्रा जरूर करनी चाहिए अगर वो सक्षम है तो। लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं है, चाहकर भी हर कोई इसे नहीं कर पाता है। दरअसल इसमें सबसे बड़ी बाधा रुपए की होती है, फंड की होती है, जो हज यात्रा में औसतन 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आता है भारत से हज यात्रा करने में। यह राशि और भी अधिक बढ़ जाती है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर हज यात्रा में इतने पैसे खर्च कहाँ हो जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हज यात्रा में पैसे खर्च कैसे होते हैं। भारत की करें बात अगर हम, तो यहाँ से 2 तरह से हज यात्रा किया जा सकता है। पहला तरीका है हज कमेटी के जरिए और दूसरा है प्राइवेट टूर के जरिए। नए नियम के मुताबिक 1,75,000 में से 80% हाजी हज कमेटी के जरिए भेजे जाते हैं। बाकी बचे 20% लोग प्राइवेट टूर से हज यात्रा कर सकते हैं या करते हैं। हज कमेटी के खर्चे के हिसाब से देखेंगे तो औसतन हज यात्रा के लिए 3 से 4 लाख रुपए देने होते हैं। वहीं अगर प्राइवेट व्यवस्था से जाते हैं तो उनके लिए आपको 5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि नई पॉलिसी में सरकार ने हज पैकेज में जो 50,000 रुपये की कटौती की है, उससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारा सहारा प्राप्त हुआ है, मदद प्राप्त हुई है। पहले हज करने वाले से आवेदन करते समय बैग, सूटकेस, छाता आदि सामान के लिए
पैसे लिए जाते थे, लेकिन अब यह चार्ज नहीं देना होगा। अब हम बात करते हैं कि खर्च किस प्रकार से होता है। हज यात्रा के दौरान हवाई टिकट तो उतना ही होता है जितना आमतौर पर उस देश की उड़ान के लिए होती है, लेकिन असली खर्चा जो होता है सऊदी अरब पहुंचने के बाद होता है। जो भारत से तीर्थयात्री वहां पहुंचते हैं, फिर वहां पे शुरू होता है पैसों का खेल। यहां पहुंचने के बाद आपको ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, मोबाइल खर्च आदि की ज़रूरत होती है और इसका चार्ज देना भी पड़ता है। यह चार्ज मक्का में जाकर बढ़ जाता है। मक्का पहुंचने के बाद आपको ठहरने के लिए होटल की ज़रूरत होती है। यहीं आकर आपको सबसे ज़्यादा जेब ढीली करनी होती है। ट्रैवल कंपनियां इस मौके का फ़ायदा भी उठाती हैं और हज यात्रियों से मोटे पैसे वसूलती हैं। मक्का में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मुताबिक अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल हज के 10 दिवसीय कार्यक्रम से सऊदी अरब ने करीब $10 बिलियन की कमाई की थी। सऊदी अरब में होटल और रेस्तरां का सबसे ज़्यादा किराया मक्का शहर में ही है, क्योंकि यह जो मुख्य मस्जिद है उसके नज़दीक माना जाता है, क्योंकि मक्का शहर में ही मुख्य मस्जिद है। और अगर हम बात करेंगे जो मुख्य मस्जिद है उसके नज़दीक जो पास में होटल हैं, उन होटलों में एक रात के लिए लगभग $700 यानी अगर हम भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो 5 से 6 हज़ार रुपये तक का चार्ज लिया जाता है। होटल मालिक इसके लिए यहाँ ज़मीन की आसमान छूती कीमतों को जिम्मेदार ठहराते हैं और यहाँ भीड़ अधिक होने और होटलों की मांग अधिक होने की वजह से रुकने के लिए सामान्य होटल यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं और अधिकतर होटल में ऊंची ऊंची इमारतें हैं और उनका चार्ज भी महंगा होता है। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे अन्य लोग अपने धार्मिक स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ से तस्वीरें खरीदते हैं और धार्मिक चिन्ह खरीदते हैं। उसी प्रकार से हज यात्रा के दौरान भी जो हज यात्री होते हैं वो धार्मिक स्मृति चिन्ह खरीदते हैं और जिसके लिए उन्हें इसकी कीमत की 3 से 4 गुना अधिक देनी पड़ती है और ये भी खर्चा इनका बढ़ता है। लोग इन स्मृति चिन्हों को लाकर भारत में अपने स्नेहियों को, अपने दोस्तों को, अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को वो प्रदान करते हैं, जिससे वो भी हज यात्रा के धार्मिक जो भी मान्यताएं हैं उसके जो पुण्य हैं वो उनको भी प्राप्त हो सकें। और इस प्रकार से हमने आपको पूरे डिटेल में बताया कि हज यात्रा का क्या प्रोसेस होता है, कितना खर्च आता है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें हज यात्रा से जुड़ी हुई धार्मिक परंपराओं से लेकर भारत से हज यात्रा के बीच जितने भी खर्चे होते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बने रहिए MPS हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल के साथ। मैं मोहन पाठक आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं एक दूसरे न्यूज़ के साथ जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा हिंदी में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस का आनंद उठा सकते हैं, जो आपके जीवन में काफ़ी बदलाव लाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सच्ची और प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है जो कई जगहों से काफ़ी रिसर्च के बाद आप तक पहुँचाई जाती है। तो अपने विचार भी हज यात्रा को लेकर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आप ये भी बताएंगे कि हमारे द्वारा जो चीज़ें आपको बताई गई आपके जीवन में कितना बदलाव करती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा डेली अपडेट्स के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।